आपको एक अच्छा साथी ढूँढने की ज़रूरत है। आपको अपनी समझ वहाँ पे लगानी चाहिए कि आप जिसके साथ डील करने लगे हैं, आप जिसको इस जर्नी में अपना साथी बनाने लगे हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि क्लाइंट की भी 2 सेगमेंट होती है, एक इन्वेस्टर और एक स्पेक्युलेटर। ओके। इन्वेस्टर वो है जो मॉडरेट रिस्क लेके मॉडरेट गेन हासिल करना चाहता है। स्पेक्युलेटर वो है जो हाई रिस्क लेके हाई गेन करना चाहता है। देखिए, आज की डेट में जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स मार्केट में जो चलते हैं ना, वो आपको हर तरह का प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। मैं ये बोलूँगा म्यूचुअल फंड हर तरह की नीड को कैटर कर पा रहा है। देखिए, जब आपके पास पैसा है, तो मार्केट में एंटर करने का सबसे बढ़िया टाइम है। और जब ओके। आपको पैसे की ज़रूरत है, तो मार्केट से एग्ज़िट करने का सबसे बढ़िया टाइम है। इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक बार फिर स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन के 50th एपिसोड। ये हमने सीरीज शुरू की थी इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको हम बुलाएंगे, उनसे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या वो सोचते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है और उनसे क्या हम सीख सकते हैं। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर हम बात करें आज के टाइम की फाइनेंशियल मार्केट की, तो हम सब चाहते हैं बहुत जल्दी अमीर होना। हम सब चाहते हैं कि किस तरीके से कम मेहनत करके कम से कम नॉलेज से हम जल्दी से जल्दी पैसा कमा सकें। खासतौर से कोविड के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग शेयर मार्केट में जा रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना। ऑफ रेट अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के रेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सिल्वर भी बहुत आगे बढ़ रहा है, शेयर मार्केट भी ऑल टाइम हाई है। तो सबको लगता है कि किस तरीके से वो इसमें अपना शेयर बना सकते हैं। कुछ लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, बट मेजोरिटी लोग में भी कुछ पैसे कमाते हैं और उसके बाद फिर वो फेलियर होते हैं। और फिर उसके बाद यही बात की जाती है कि शेयर मार्केट अच्छी नहीं है, म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, या जो तरीका है इन्वेस्टमेंट का ये बहुत सेफ नहीं है। आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट है जो पिछले 30 साल से इस इंडस्ट्री में है। वो एक एक्सपर्ट हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेट, और वो एक सर्टिफाइड चार्टेड फाइनेंशियल प्लानर भी हैं और इसके अलावा वो चार्टेड वेल्थ मैनेजर भी हैं। सो लेट्स मीट मिस्टर मनीष सलूजा। मनीष, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच भव्य जी। सो मनीष, जैसे हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हम सब बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि किस तरीके से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। कुछ लोग तो ये कर पा रहे हैं, बट मेजोरिटी नहीं कर पा रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं कि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी कुछ हम अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव कर सकते हैं। बट ये जो वर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग है, बहुत ऐसा लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। तो यहाँ से शुरू करें कि एग्जैक्टली है क्या वर्ड और क्या मीनिंग है इसका। देखिए, ऐसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग वर्ड जैसे आपके जहन में आता है ना, तो सबसे पहले कुछ मैथमेटिकल चीज आपके जहन में आनी शुरू हो जाती है, समथिंग रिलेटेड टू नंबर्स, मैथमेटिक्स। नो डाउट नंबर्स इन्वॉल्व हैं, बट फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, इट इज बेसिकली एन आर्ट। और जितने भी लोग आज इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पे अपने क्लाइंट के गोल्स को फुलफिल करने के लिए उसको सब तरह के एसेट क्लासेस का एक्सपोजर देके कि क्लाइंट अल्टीमेट एम क्या है कि उसका पैसा इकट्ठा हो। और ये चीज़ बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है कि पैसा सेव करने के लिए सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है। तो एक फाइनेंशियल प्लानर का, एक इंटरमीडियरी का रोल ये होता है कि वो आपको एजुकेट करता है कि आप थोड़ा पैसा जोड़िए, और जब आप उस पैसे को जोड़ते हैं तो आज जो एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है वो उस पैसे को ठीक एसेट क्लास पे चैनलाइज करने में आपकी हेल्प करता है। तो दिस इज इन सम एक शॉर्ट फॉर्म में, एक समराइज्ड वे में हम कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट ऑल फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट। कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एसेट क्लास को लेके हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें क्लाइंट के होलिस्टिक व्यू, उसके हर तरह की एसेट क्लास का उसको एक्सपोजर चाहिए, क्या उसके गोल्स हैं, किस गोल के लिए कौन सा एसेट अच्छा रह सकता है। तो इन सब चीज़ों का जो लेखा जोखा है उसको लेके चलने को फाइनेंशियल प्लानिंग आप कह सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि लोगों को हमेशा ऐसा लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे वो फाइनेंशियल प्लानिंग करें। क्योंकि मे बी स्कूल, कॉलेज या उसके बाद जहाँ भी हम करियर में जाते हैं, चाहे जॉब में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं,
वहाँ बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हम सीखते हैं, लेकिन कोई भी हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं सिखाता है। बट एक बार जब हम पैसे अर्न करने लगते हैं तो हम चाहते हैं कि ये पैसे किस तरह से ग्रो करें। तो सबसे पहले चैलेंज तो यही आता है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग को समझे कैसे, कि इसकी प्लानिंग करनी कैसे है। देखिए, ऐसा कि मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को समझना इतना आसान काम नहीं है। मतलब से फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने घर पे कुछ लक्कड़ का कुछ काम कराना है, तो आप क्या करोगे? आप एक अच्छा कारपेंटर ढूंढेंगे या आप यूट्यूब पे वीडियो देख के खुद सोचेंगे कि मैं खुद कर लूँ, ऐसा सीख जाऊंगा? और बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं जो जिनमें आपको किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ने में ही एक आपकी भलाई होती है। आप देखिए, कोई छोटा बच्चा अगर क्रिकेट खेल रहा होता है ना, तो जब तक वो गली क्रिकेट खेल रहा है तब तक वो खुद से खेल रहा होता है। बट द मोमेंट ही बिकम सीरियस अबाउट बिगर लाइफ और कैरियर इन क्रिकेट, सो इमीडिएटली वो वहाँ पे कोच की जरूरत होती है। Yep. तो ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप खुद से कर नहीं सकते इसको, लेकिन आप एक क्वालिफाइड आदमी अगर आपके साथ रहता है, एक गाइड आपके साथ रहता है, क्योंकि मार्केट में अक्सर क्या होता है कि तो फाइनेंशियल प्लानिंग को लोग ना सोचते हैं या फाइनेंस की बात करते सर कि हम इक्विटी मार्केट्स की ही सिर्फ बात कर रहे हैं। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, इट इज नॉट ओनली अबाउट इक्विटी मार्केट्स। ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। तो बहुत से फाइनेंशियल सेक्टर में डिसीजंस जो होते हैं ना हमारी इन्वेस्टमेंट्स के, वो हमारे गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम इमोशनल होकर सोचते हैं। तो ऐसे में जब आपके पास एक कोच होता है, गाइड होता है ना, और आप उसके साथ डिस्कस करते हो, तो वो एक एक्सपर्ट है जो इमोशंस के बियॉन्ड प्रैक्टिकल तरीके से सोच पा रहा है। तो वहां पे अगर उसने आपका एक भी गलत डिसीजन होने से बचा लिया, तो आप सोचिए कि कई बार उसमें पूरी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है उस एक डिसीजन से। सो पहली चीज ये है कि इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छा साथी ढूंढने की जरूरत है। आपको अपनी समझ वहां पर लगानी चाहिए कि आप जिसके साथ डील करने लगे हैं, आप जिसको इस जर्नी में अपना साथी बनाने लगे हैं, उसको ढूंढने में अपनी समझ लगाइए, रादर देन लर्निंग द आर्ट। लर्निंग द टास्क इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लर्निंग हाउ टू फाइंड द राइट पर्सन टू डू दैट टास्क फॉर यू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि कोई एक डिसीजन है और सब कुछ बदल देता है, और आई थिंक ये एक सबसे बड़ा सबके साथ रहता है। और मैं भी पर्सनली यही सोचता हूँ कि जब आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये पैसे तो सेफ रहें, सिक्योर रहें। और आई थिंक अगर मैं अपने पेरेंट्स की जनरेशन की बात करूँ तो एफडी, आरडी ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको बहुत सेफ और बहुत अच्छा माना जाता था, क्योंकि ये होता था कि एटलीस्ट पैसा डूबेगा तो नहीं। और जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, से हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, इवन तो फाइनेंशियल प्लानिंग में शायद बहुत सारी बातें आएंगी, तो अक्सर ये खतरा होता है कि ऐसा तो नहीं कि एक बार मार्केट डूबी तो सारा पैसा चला गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये एक डर है, इस डर से कैसे बाहर आया जाए कि भाई जो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या ये सब फाइनेंशियल टूल्स हैं, इसमें लगाने से खतरा नहीं है, या जो आज के टाइम में या जो पीछे एक ट्रेडिशनल तरीका चलता था कि हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली एंड वही हम सोचते थे कि सेफ है। देखिए, ऐसे कि सबसे पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पे बहुत अपफ्रंट बता दूं कि इन्वेस्टमेंट इन मार्केट्स इज सब्जेक्ट टू रिस्क। आपको रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन देखिए, बहुत ना मैथमेटिक्स का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, द हायर द रिस्क द हायर द गेन। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में ये चीज सीखा कि मार्केट में जो रिटर्न है ना, वो किसी के हाथ में नहीं है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट द रिटर्न। कल मार्केट क्या होगी किसी को नहीं पता, लेकिन आपने रिस्क कितना लेना है ये आपके हाथ में है। आप कितना लालच करते हैं, कितना ज्यादा रिस्क लेके कितना ज्यादा रिटर्न आप लेना चाहते हैं, ये आपके हाथ में। सो मार्केट का रिस्क तो देखिए रहेगा ही रहेगा। रही बात फिक्स डिपॉजिट की, रेकरिंग डिपॉजिट की, वो आज भी बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम लोग कभी भी जब किसी क्लाइंट को एडवाइस या किसी क्लाइंट से बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, हम हमेशा उसको बोलते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में सब तरह की चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट नहीं कराना चाहिए, आपको कराना चाहिए। उसकी अपनी एक अहमियत है आपके पोर्टफोलियो में। सिमिलरली आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड्स की, हर चीज की अहमियत है, प्रोवाइडेड आपको उस चीज की समझ कितनी है, आप कितना उसके बारे में डेप्थ में जानते हैं।
ब्लाइंडली अगर आप पैसा देखिए, हर पैसा लगाने वाले को या हर पैसा कमाने वाले को ना सबसे पहले खुद को पहचानना चाहिए कि मैं क्या हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि क्लाइंट की भी दो सेगमेंट होती है, एक इन्वेस्टर और एक स्पेक्यूलेटर। ओके। इन्वेस्टर वो है जो मॉडरेट रिस्क लेके मॉडरेट गेन हासिल करना चाहता है। स्पेक्यूलेटर वो है जो हाई रिस्क लेके हाई गेन करना चाहता है। तो अक्सर इन्वेस्टर जो होता है ना वो रिटर्न चाहता है सबसे बड़ा, लेकिन रिस्क चाहता है सबसे कम। ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। आपको दोनों का एक बैलेंस बना के चलना है, और यहीं पे आपके साथ जो एक सारथी या आपके साथ एक गाइड या आपका एडवाइजर या आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो जुड़ा है वो आपको बताता है कि क्या चीज कैसे आप ठीक से कर सकते हो। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, जो हमने बिल्कुल शुरू में की थी, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में किन किन एस्पेक्ट्स को मतलब ध्यान रखना चाहिए या ध्यान रखा जाता है, जिससे कि हमें लगे कि ओवरऑल मे बी 10 साल 20 साल 30 साल बाद एक सर्टेन जो एक अमाउंट हम सोचते हैं कि भाई रिटायरमेंट के हिसाब से, या मे बी जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके हिसाब से, या कुछ और हम फर्दर कोई बेसिक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके हिसाब से, तो वो क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में? देखिए, सबसे पहले ना जो गोल होता है ना उसकी कैटेगराइजेशन होती है कि आपका गोल आज से कितने साल बाद है। इसे फॉर एग्जांपल आपका गोल आज से 5 साल के अंदर का है तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म गोल। उसके लिए आपको उसी टाइप की इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए जो कि उस पीरियड के साथ मैच करती है। बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म में जाने में ज्यादा रिस्की हो जाती है। तो और बहुत सी इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जिनमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो भी रिस्क हो जाता है। वो रिस्क कौन सा होता है? रिस्क सिर्फ रिटर्न का रिस्क नहीं होता, एक रिस्क होता है जिसको हम कहते हैं कि आपका इन्फ्लेशन का रिस्क है, मार्केट रिस्क है। तो सब तरह के रिस्क को आपको देख के चलना चाहिए। तो जितना आपका गोल का टेन्योर है और फिर गोल की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, उसके हिसाब से एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट चूज करना चाहिए कि जो उन सब पैरामीटर्स पे सिंक्रोनाइज होता हो। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में या किसी भी क्लाइंट को कभी इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान करनी हो तो उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो गोल उनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें कितना बड़ा वो रिस्क ले सकते हैं, और उस गोल की अवधि कितनी है, वो आज से कितने साल दूर है। तो इन सब चीज़ों पे एक जो क्वालिफाइड आपका साथी होगा वो आपको ये सब चीज़ें देख के आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए क्या फायदेमंद हो सकती है। और अक्सर एक बात की जाती है कि वी शुड नॉट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम सिर्फ प्रॉपर्टी में सारे पैसे लगाते हैं, या शेयर मार्केट में सारे पैसे लगाते हैं, या गोल्ड में सारे पैसे लगाते हैं, या भी सारे के सारे पैसे हम किसी म्यूचुअल फंड में या किसी एफडी में लगाते हैं, और अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो हम कहते हैं कि भाई सब गड़बड़ हो गया। तो ये इस बात को कैसे डिसाइड किया जाए कि फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम में कि कहाँ कहाँ कितना होना चाहिए, और कैसे कैसे मतलब पता चले इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि आपकी बात ही बिल्कुल ठीक है, वन शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। लेकिन अगर यहाँ पे आपका इशारा पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स की तरफ ही है तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड जो है ना, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली अ प्रोडक्ट, दिस इज अ बुके, दिस इज अ कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के अंदर अलग अलग तरीके की स्कीम्स होती हैं, या मैं बोलूँ अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। तो जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डेट की स्कीम्स भी मिलती हैं, इक्विटी की स्कीम्स भी मिलती हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड स्कीम्स भी मिलती हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड कहते हैं ना, अक्सर मार्केट में क्या होता है, लोगों को लगता है कि इन्वेस्टर को कि म्यूचुअल फंड का मतलब है स्टॉक्स और शेयर्स में मेरा पैसा जा रहा है। ऐसा नहीं होता। अगर एक एडवाइजर, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको डेट का एक्सपोजर देना चाहता है, हाइब्रिड एक्सपोजर देना चाहता है, आपको मेटल्स का एक्सपोजर देना चाहता है, तो आज ऐसी स्कीम है जिनमें मेटल में पैसा जाता है, जिनमें डेट में जाता है, हाइब्रिड है, इक्विटी है। उसके बाद इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, हर तरह की स्कीम है। सो म्यूचुअल फंड को एक स्कीम कहना या एक बास्केट कहना, मैं शायद इससे एग्री नहीं करता हूँ। Mutual fund is not a particular scheme or a basket. It is a concept.
उस कंसेप्ट के अंदर अगर आपने डेट लिया हुआ है, इक्विटी लिया हुआ, तो सबका अलग अलग नेचर है। मतलब इट इज जस्ट लाइक कि आप बैंक में जा रहे हैं, अब बैंक के अंदर रेकरिंग भी है और बैंक के अंदर एफडी भी है, क्या दोनों एक ही प्रोडक्ट है? दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों का रास्ता एक है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड इज अ वे। म्यूचुअल वर्ड का क्या मतलब है कि बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर की पहुंच से बाहर है, या इंडिविजुअल इन्वेस्टर को नहीं उसकी पकड़ में आ सकते, उसको नहीं अवेलेबल है, तो वहां बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा मिला के वो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, और वहां से उस चीज को अपने फायदे में लेके उसका फायदा उठा सकते हैं। दैट इज म्यूचुअल फंड इन रफ लेमैन लैंग्वेज। तो अब वो म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट हो गया। अब उस कंसेप्ट में आप डेट में जा रहे हैं तो वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, आप इक्विटी में जा रहे हैं वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो आप अलग अलग बास्केट्स में ही हो। नहीं, ये बात तो सही है, बट जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड होना चाहिए, या इसका मतलब प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो सकता है, शेयर मार्केट जो हम इक्विटी की बात करते हैं वो भी हो सकता है, या कुछ और भी इसके अंदर प्रोडक्ट ऐड हो सकते हैं? देखिए, आज की डेट में जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स मार्केट में जो चलते हैं ना, वो आपको हर तरह का प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। मैं ये बोलूंगा म्यूचुअल फंड हर तरह की नीड को कैटर कर पा रहा है। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जिसने थोड़ा पैसा लगाना हो, उसको जितना सुविधाजनक और अच्छे तरीके से वो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकता है, उतने अच्छे तरीके से शायद वो खुद अपना अगर इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करूं तो शायद मुश्किल होगा बनाना। मतलब आप ये देखिए ना, अगर आप स्टॉक मार्केट में आप जाते हैं, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है, आप कितने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं? और दूसरी चीज, आपके पास क्या रिसर्च कैपेबिलिटीज है? आपको एंट्री और एग्जिट का टाइम पता है क्या? आपको कुछ नहीं पता, आप एक रिटेल इन्वेस्टर है। अब या तो आप क्या करेंगे कि आप इंटरनेट पे या वेरियस अदर सोर्सेज से मित्रों से बात करके आप इंफॉर्मेशन कैप्चर करके आप उससे हिट एंड ट्रायल बेसिस पे करेंगे, या एक म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर बैठे हैं उनके पास पूरी रिसर्च टीम है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, आप उनको पैसा दे देंगे तो वो आपके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। सो व्हाट इज बेटर? सेकेंडली, आपने अपने लिए एक पोर्टफोलियो बनाया, आपने उसमें 2, 4, 5, 10 स्टॉक्स डाल लिए। आप म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में पैसा लगाते हैं, आपने अगर 500 रुपया भी उसमें आपने लगाया, आप 500 रुपए लेके स्टॉक मार्केट में जाएंगे, आप कुछ ले नहीं सकते 500 रुपए में। आज जो मार्केट के जो लेवल्स हैं, कौन सा स्टॉक आएगा, और कोई लेंगे भी तो एक शेयर कोई आ जाएगा, तो हो सकता है आ जाएगा अच्छा शेयर। लेकिन अगर आप वही 500 रुपया म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाते हैं और उस स्कीम ने आगे 70 स्टॉक्स में पैसा लगाया हुआ है, तो आपके 500 रुपए में आपको 70 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल गया। अब अगर आपने 500 रुपया एक शेयर में लगाया था, वो शेयर नीचे आ गया, पूरा 500 रुपया नीचे आ गया, आपका 500 रुपया 70 स्टॉक्स में लगा हुआ है उस स्कीम के थ्रू। अगर 70 में से 10 शेयर भी नीचे आ गए, 60 तो बचाएंगे। तो अगर उस एंगल से आप देखें तो म्यूचुअल फंड रिस्क जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर से कम हो जाता है। आपको बेनिफिट मिलता है, आपको गाइडेंस मिलती है फंड मैनेजर्स की, उनका एक्सपर्टीज है, रिसर्च टीम है, पूरा एक सिस्टम है जो आपके पैसे को ग्रो करने के लिए काम करता है। तो रिटेल इन्वेस्टर बेटर है, ज्यादा बेटर। एक आपने वर्ड यूज किया था, कब मार्केट में एंटर करना है और कब मार्केट से एग्जिट करना है। और अक्सर ये कहा जाता है कि वो सब लोग जो नए हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मार्केट या कुछ साल पुराने भी हैं, उनको कभी भी इस बारे में जानकारी नहीं होती कि कैसे डिसाइड करें कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तब एंटर करना चाहिए, कि जब मार्केट नीचे जा रही है तब एंटर करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। कैसे पता चलेगा ये? सर ये किसी को भी नहीं पता। मेरा ये मानना है कि आप सेविंग करने का जब आपके दिमाग में भाव आ जाए और ख्याल आ जाए, वही दिन सबसे अच्छा है। आप मार्केट को देख के सेविंग मत कीजिए। आप ये चीज लेके चलिए कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आज जो भी आपको चीज जिस भाव पे मिल रही है, आज से 10 साल बाद मोस्ट लाइकली उस भाव से ज्यादा पे मिलेगी। ठीक है ना? आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। ये बहुत आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो बहुत अच्छे अच्छे कई बार कुछ कोट्स या वो आते रहते हैं। तो उसमें से एक बार एक जगह पे मैं पढ़ रहा था कि यू शुड नॉट टाइम द मार्केट, यू शुड
डिसाइड हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड इन द मार्केट। इन्वेस्टर को सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं स्पेक्युलेटर नहीं हूं कि मैंने आज पैसा लगाया और मैंने कल पैसा निकाल लिया। अब लॉन्ग टर्म सोच के चलिए, और लॉन्ग टर्म में मार्केट ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। आगे क्या होगा दिस नोबडी कैन टेल, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो मार्केट में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है वो आपकी नीड डिसाइड करे, वो सबसे बेस्ट है। देखिए, जब आपके पास पैसा है तो मार्केट में एंटर करने का सबसे बढ़िया टाइम है, और जब आपको पैसे की जरूरत है तो मार्केट से एग्जिट करने का सबसे बढ़िया टाइम है। इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता। जब आपको जरूरत है, आपने पैसा जोड़ा किस लिए है कि जरूरत के समय पे काम आएगा। अब जरूरत के समय पे आप आज तो मार्केट डाउन है, आप क्या कीजिएगा, आप निकालेंगे ही पैसे को, तो वही एग्जिट का सबसे बेस्ट टाइम है। और जब तक आपको जरूरत नहीं है तब तक उस पैसे को पड़े रहने दीजिए, ग्रो होने दीजिए। मतलब मेरी तो ये थॉट प्रोसेस है। जब आपके पास पैसा है वो मार्केट में एंटर करने का सबसे बढ़िया टाइम है। कुछ और मत देखिए, उस पैसे का उससे बढ़िया उपयोग नहीं हो सकता कि उसको आप सेव कर लें। और जब आपको पैसे की जरूरत है उससे बेटर एग्जिट करने का टाइम कोई नहीं है। इंडेक्स कुछ मत देखिए, उस टाइम आपको पैसे की जरूरत है, आपने पैसा इकट्ठा इसीलिए किया था कि जरूरत के टाइम पे काम आएगा, वो सबसे बेस्ट टाइम है। अब अगर मार्केट की बात करें तो गोल्ड भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो लोग कहते हैं। आज से 1 साल पहले जो रेट था और रेट है उसमें ऑलमोस्ट डबल का फर्क आ गया अप्रोक्सीमेटली, या 60-70% एटलीस्ट बढ़ गया। तो अगर किसी ने 1 साल पहले नहीं लगाया था तो वो सोच रहा होगा कि आज वो लगाए, क्या अब फिर से वो मार्केट उतनी आगे जाएगी या वो लेट हो गया है। तो ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एक इन्वेस्टर के माइंड में रहता है कि ये सही टाइम था एंट्री का या वो लेट हो गया। तो कैसे जज करें इसको? देखिए, ये जजमेंट जो है ना, ये इसको करने की जरूरत ही नहीं है। पर्टिकुलरली गोल्ड जैसी कमोडिटी में तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे गोल्ड, वी आर कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड ऑल्सो। हम लोगों में शादी ब्याह में गोल्ड लगता है। अगर आज आपके पास पैसा है, आप गोल्ड से रिटर्न क्या आएगा ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि मैंने बच्चे की शादी के लिए उतना गोल्ड आज ही ले लिया। भाई सपोज कीजिए आज एक आदमी के पास 20 ग्राम गोल्ड लेने का पैसा है, वो ये सोच के गोल्ड में पैसा ना लगाए कि गोल्ड की कीमत अब ज्यादा होगी कम होगी। वो उसको अपने बच्चे की शादी के लिए गोल्ड चाहिए ही चाहिए। वो ये सोचे मैंने आज 20 ग्राम गोल्ड ले लिया, आज से इतने साल बाद जब शादी होगी तो मुझे 20 ग्राम कम लेना पड़ेगा। तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट एक उस टाइप के माइंडसेट से भी होती है। दूसरी बात कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट या किसी भी इन्वेस्टमेंट को ये सोच के कि कल इसका फ्यूचर क्या होगा, वो किसी को नहीं बता सकता। नोबडी नोज दैट कि गोल्ड कल और कितना तेज हो जाएगा, परसों क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, नीचे तो नहीं आ जाएगा। नो, बट अगर कोई कहता भी है कि मुझे पता है तो मेरा 30+ ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद उनको शत प्रणाम होगा कि अगर आपको पता है तो मेरे ख्याल से भगवान के बाद आप ही का नंबर आएगा। कोई अगर आप देखोगे टीवी पे बड़े न्यूज़ चैनल हैं, बिजनेस चैनल्स हैं, जहाँ पे रोज प्रेडिक्शन होती है, जहाँ पे रोज इन बातों को बताया जाता है कि ये क्यों गिरा, ये क्यों उठा और फ्यूचर में क्या करना चाहिए। समथिंग लाइक जैसे कि रोज लोगों के अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से बताया जाता है कि आपका दिन आज कैसा रहेगा, और लोग उसके बेसिस पे कुछ एक्शन लेते हैं जो मानते हैं इसको। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन गाइडिंग समबडी दैट वी शुड नॉट मिसगाइड देम। ओके, राह पे अगर आपको कोई मिसगाइड ना करे, इतनी ही किस्मत अच्छी हो जाए तो भी पैसा बन जाएगा। सो हम किसी को गाइड करने से ज्यादा बेटर है उसको मिसगाइड ना करें। तो where markets would be tomorrow, where gold would be tomorrow, where silver would be tomorrow, this nobody can tell. No chart can predict this thing. Nobody can tell. Very humbly I am saying, in my understanding, this is something which cannot be predicted. अगर इसका prediction possible हो तो सर जो दुनिया में हम इतने बड़े बड़े उद्योगपति और वो लोग देख रहे हैं जो पता नहीं कैसे कैसे कोई प्लांट लगा रहा है, कोई क्या मेहनत कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उनके पास तो सारे रिसोर्सेज हैं to get the best of the best softwares, to get the best of the best analyst and everything.
Why don't they hire them and start this prediction and start minting money? कोई चांद तक यान भेजने की सोच रहा है, कोई ट्रांस अटलांटिक वायर डालने की सोच रहा है, इतनी मेहनत लग रही है, क्यों कर रहे हैं वो सब? यही कोई एक्सपर्ट को लेके आ जाए, उसको 2-3-4 करोड़ का एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर और एक बड़ा सा कंप्यूटर लेके लगा दें, चलो भाई तुम गोल्ड का प्राइस कल का बताओ क्या होगा, हम आज उस पर कितना एक्स अमाउंट लगा के कल उस अमाउंट को डबल कर लेंगे। अगर गिरना है तो आज उसे बेच देते हैं, कल उठा लेंगे सस्ते भाव पे, बढ़ना है तो आज खरीद लेते हैं। ये सारी एक प्रिडिक्शंस, एक कुछ एजम्पशंस में बेस्ड होती हैं, विच मे और मे नॉट कम ट्रू। इन्वेस्टर को अपना पैसा इस टाइप के भावनात्मक प्रेडिक्शंस पे आके नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इन्वेस्टर मेरी नजर में अगर कमाता भी है तो शॉर्ट टर्म में कमाता है, लॉन्ग टर्म में लॉस में ही रहता है। तो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, तो शॉर्ट टर्म की भाषा क्या और लॉन्ग टर्म किसे बोलते हैं, और कैसे कोई अप्लाई कर सकता है फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? ठीक है, ऐसे कि ये भी ना बड़ा सब्जेक्टिव सी चीजें होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट्स रिस्क एपेटाइट की वो कितना रिस्क ले सकता है। कईयों के लिए 1 महीना भी लॉन्ग टर्म होता है और कईयों के लिए 5 साल भी शॉर्ट टर्म है। बट मेरी नज़र में मुझे जो चीज़ लगती है वो ये है कि अगर आप एक रैशनल थिंकिंग के साथ चलें तो तकरीबन 5 साल तक का जो पीरियड है उसे आपको शॉर्ट टर्म ही कंसिडर करना चाहिए। 5 साल से लेके 7-8 साल 9 साल तक का पीरियड एक मीडियम टर्म, और उसके बियॉन्ड इज लॉन्ग टर्म। इतना पीरियड एक रीजनेबल मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जिसको आपको 5 साल के अंदर आपको जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसको अपनी शॉर्ट टर्म नीड ही सोचिए कि हाँ भाई ये शॉर्ट टर्म ये नीड मुझे चाहिए, ये पैसा मुझे चाहिए। तो अगर किसी को प्लानिंग करनी, मान के चलिए कोई 30 से 35 साल की एज ग्रुप के आसपास है और उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, तो उसको क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे वो प्लान करे, किस तरह से, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचे, किस तरीके से सोचे कि भाई वो 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद किस तरीके से उसको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। मे बी तब तक बच्चों की हायर एजुकेशन आ जाएगी या मे बी मैरिज तक की बात चली जाएगी अगर लॉन्ग टर्म की बात करें। शॉर्ट टर्म की बात करें तो मे बी हो सकता है कोई घर खरीदने की किसी की इच्छा हो, या मे बी कोई एक नई गाड़ी खरीदने की इच्छा हो, या कोई और कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा हो। तो किस तरीके से अगर कोई प्लान करना चाहे, फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, कैसे करे? देखिए ये इस क्वेश्चन का जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना बड़ी सारी चीजें, मतलब दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया ऑन विच यू शुड बी इन्वेस्टिंग। ओके, इसके लिए बहुत सारी चीजों को और देखना होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि वन रूल अप्लाइज टू ऑल और थंब रूल हो इसका कोई, इस टाइप की चीजें इसमें नहीं होती हैं। लेकिन किसी भी आदमी को अगर वो जो एज ब्रैकेट आप बता रहे हैं उस एज ब्रैकेट में है, तो उनको ऑफ कोर्स थोड़ा अच्छे से पहले चीज़ों को आंकलन करना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं, पारिवारिक स्थिति क्या है, पास्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इन सबको देखते हुए और आगे की उनकी एस्पिरेशंस क्या है, और जो उनकी एस्पिरेशंस है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। और उस टाइप की रियलिस्टिक एस्पिरेशंस के हिसाब से फिर एक उनको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे अपने पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज जो मेरे हैं, जो पैसा है, जो संपत्ति है, उसको मैं कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से इन्वेस्ट करूँ। मतलब ये इसका आंसर ऐसा नहीं हो सकता कि एक आंसर जो उस एज ब्रैकेट के सभी लोगों पे एप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपका 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, आप पढ़ाते भी हैं। इन जनरल क्या लगता है जो जनरल लोगों के माइंड की मिथ है विद रिस्पेक्ट टू शेयर मार्केट, या किस तरह की कॉमन गलतियां हैं जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं? देखिए सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है वो लोगों को पैसा कमाने से चीज़ इस मार्केट में रोकती है, वो ग्रीड है। जब आदमी लालची हो जाता है तो एक किसी भी काम को करने से पहले ना एक अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए उस काम से, कि मेरी इस काम से ये एक्सपेक्टेशन है। तो इसी तरह से जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न होनी चाहिए कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। लोग उसको भूल जाते हैं।
ग्रीड में फंस जाते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं कि मुझे ऐसा स्कीम पता चले, आज पैसा लगाया और कल डबल हो गया। दूसरा मैंने ये देखा कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ध्यान देना बहुत लेट शुरू करते हैं अपनी एज में। तो जब उनकी वो एज होती है जब उनको रिस्क रिड्यूस करना चाहिए, तब उन्हें रियलाइज होता है कि मेरे पास तो पैसा है नहीं। तब जो लिमिटेड होता है उसको कहते हैं इसको ज्यादा रिस्क लेके मैं डबल कर लूं। तो देखिए, एक चीज हमेशा मेरा मानना रहा है कि ना, आपने कभी किसी कारपेंटर को लक्कड़ में कील ठोकते हुए देखा होगा? कील को ऐसे हाथ में पकड़ता है और ऊपर से हैमर करता है। अगर उसने कील उल्टा पकड़ा हुआ है, मतलब ये कील की दो साइड होती है, वन इज हेड वन इज टेल, अगर उसने उसको उल्टा पकड़ा हुआ है तो क्या वो कील ठीक से ठुकेगा? नहीं। और हाथ पे चोट लगने के भी चांसेस बहुत है। या सेम थिंग हैपेंस इन द मार्केट आल्सो। लोग कहते हैं मार्केट में पैसा नहीं बना, मार्केट ने ऐसा कर दिया। एक्चुअल में क्या है कि वो कील उल्टा पकड़ के ठोक रहे हैं। देयर इन्वेस्टमेंट्स आर गाइडेड बाय ग्रीड, देयर इन्वेस्टमेंट्स आर गाइडेड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच शुड नॉट बी देयर। अब वो कील जब उल्टा ठोकते हैं तो वो लगती है चोट, और जब चोट लगती है तो वो कहते हैं कि हथौड़ी जब भी कील पे पड़ेगी तो चोट हाथ पे लगेगी लगेगी। और वही काम एक कारपेंटर कर रहा है, वो कील को सीधा रख के ठोक रहा है, ठोक रहा है। तो इन्वेस्टर्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि अपने कील को सीधा करें। मार्केट बहुत मतलब ग्रोइंग स्टेज पे रहती है। आप इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सारा कुछ मार्केट्स में अच्छा चल रहा है, हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। बट अगर आपने कील ही उल्टा रख दिया तो उसमें हैमर का ये कंसेप्ट का दोष नहीं है। तो मनीष, मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी बातें की पिछले आधे घंटे में, और अगर मैं इसकी समरी करूं तो जो मेन बात जो आपने बार बार बोली वो ये है कि मार्केट में एंटर करने के सारे टाइम सही हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम वो काम ग्रीड से कर रहे हैं या एक सिस्टमेटिक सोच के साथ कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर काम की जानकारी हमें हो सकता है कि हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो एक आर्ट है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसको हम ठीक से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी कुछ हम प्लान कर रहे हैं उसके रिजल्ट हमें मिलेंगे। और कोई भी नहीं जानता कि मार्केट की टाइमिंग क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पता है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बट फैक्ट ये है कि किसी को नहीं पता। तो अगर विदाउट ग्रीड, सिस्टमेटिक प्लानिंग से, तरीके से, और आपने कहा कि म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा एक फाइनेंशियल टूल है, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उसमें सारी ऑप्शन हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम अचीव करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनीष। थैंक यू। थैंक यू।